बोधगम्य का विलोम इनमें से नहीं है। देखिए अबोधगम्य विलोम शब्द है बोधगम्य का। गूढ़ ये भी है बोधगम्य का विलोम। बोध्य ये बोध जो है ये विलोम बोधगम्य का नहीं है। इसका मतलब होता है बोध का मतलब होता है समझ, जो समझ में आने लायक हो, समझ में आने लायक जो हो वो होता है बोधगम्य। बाकी ये भी विलोम है, ये भी विलोम है, द्रूह ये भी विलोम है। दो विपरीत अर्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी कि दो जो विपरीत शब्द यानी कि विलोम शब्द हों उनमें किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि हमने लिख दिया रात, ये चिन्ह लगा के दिन लिख दिया, तो ये जो चिन्ह होता है ये होता है योजक चिन्ह। और विपरीत शब्दों में हमेशा विलोम शब्दों में विपरीत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको विपरीत चिन्ह भी बोलते हैं और इसी का नाम होता है योजक चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मूक माटी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? मूक माटी महाकाव्य किसका है? तो देखिए मूक माटी जो है वो आचार्य विद्यासागर जी का है। और जयशंकर प्रसाद जी की यदि महाकाव्य की बात करें तो इनका है कामायनी, बहुत प्रसिद्ध रचना है कामायनी। मैथिली शरण गुप्त की यदि देखें तो इनकी है साकेत महाकाव्य है इनका, साकेत। और शिवमंगल सिंह सुमन की जो एक रचना है वो है मिट्टी की बारात, इनकी रचना है मिट्टी की बारात, ये इनकी शिवमंगल सिंह सुमन जी की है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे आगे, देखेंगे कि निम्न पंक्ति में कौन सा रस है। ये प्रश्न रस से है। कौन सा रस है कि किलकत कान घुटुरुंगन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत, ये इसमें कौन सा रस है? तो इसमें देखिए अद्भुत रस तो है नहीं है, रौद्र रस है नहीं, क्योंकि अद्भुत होता है आश्चर्य, तो यहाँ पर आश्चर्य हो नहीं रहा। रौद्र का मतलब होता है क्रोध गुस्सा, तो इन पंक्तियों से गुस्से का तो कहीं आ नहीं रहा। वीर रस है नहीं है, क्योंकि कहीं कोई लड़ाई लड़ने जा नहीं रहा, तो वीर रस है नहीं है इसमें। इसके बाद आता है वात्सल्य। अब किलकत, किलकत मतलब किलकारी, घुटरुअन, घुटरुअन कौन चलता है? बच्चा चलता है। जब बच्चा चलता है तो वात्सल्य बच्चे को कहते हैं, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो वात्सल्य रस का ये उदाहरण है। थोड़े रसों की यदि चर्चा कर लें तो रस देखिए टोटल रस यदि जाने हम तो वो होते हैं 11, टोटल रस 11 होते हैं, लेकिन भरत मुनि जो हैं वो रसों को 8 ही मानते हैं, कुछ विद्वान रसों को 9 मानते हैं। तो वैसे मुख्य रस 9 माने गए हैं, जबकि टोटल रस 11 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे आगे कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ये इसका अर्थ है। तो यह कथन किस ग्रंथ से लिया गया है, यानी कि कौन से ग्रंथ से ये लिया गया है? वाक्यम रसात्मक काव्य। तो नाट्यशास्त्र नहीं लिया गया, सती नाट्य दर्पण नहीं, ये लिया गया है साहित्य दर्पण से। और ये आचार्य विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण, उसी से ये वाक्य लिया है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे, प्रीति प्रवास रचना के रचनाकार कौन है? प्रीति प्रवास, तो प्रीति प्रवास जो रचना है वो है घनानंद जी की। सेनापति की रचना देखें तो इनकी है कवित्त रत्नाकर है इनकी रचना, कवित्त रत्नाकर है सेनापति जी की। और भूषण की तो बहुत सारी रचना है, छत्रपति शिवराज भूषण, छत्रसाल, दशाक, इस प्रकार की इनकी रचना है भूषण कवि की, वीर रसपूर्ण रचना ज़्यादातर लिखी हैं। और नाभादास की जो रचना है वो है भक्तमाल नाभादास जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कि राखी की लाज नाटक के लेखक कौन हैं? तो राखी की लाज नाटक के जो लेखक हैं वो हैं वृंदावन लाल वर्मा। आगे का प्रश्न देखेंगे कि निम्न पहेली से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहेलियां ज्यादातर लिखी हैं अमीर खुसरो जी ने, और एक लिखा है पहेली के नंद बाबा के 900 गाय रात चरत दिन बेड़े गाय। नंद बाबा के 900 गाय और रात चरत दिन बेड़े गाय, मतलब नंद बाबा के यहाँ 900 गाय हैं और वो रात होते ही चरने लगती हैं और दिन जैसे ही होता है बेड़े में बंद हो जाती हैं, यानी कि बाड़े में चली जाती हैं गाय। तो ये पहेलियाँ जो हैं ज़्यादातर लिखी हैं अमीर खुसरो साहब ने बहुत सारी पहेलियाँ लिखी हैं। तो इसका जो आंसर है वो राइट आंसर है तारे। तारों को आप देखेंगे कि बहुत सारे आकाश में तारे हैं और
दिन जैसा ही होता है बाड़े में बंद हो जाते हैं, रात जैसी होती है तो सामने दिखने लगते हैं, यानी कि छिप जाते हैं। रात में दिखते हैं और दिन में छिप जाते हैं। इसीलिए पहेली है कि नंद बाबा के 900 गाय, रात चरते दिन बेड़े गाय। अगला प्रश्न है कि निम्न पहेली के सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर एक पहेली दिए कि कटोरे ऊपर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। इसका जो राइट आंसर है वो है नारियल। नारियल में एक कटोरा होता है, एक कटोरे के अंदर भी कटोरा होता है, और जो अंदर ऊपर का कटोरा होता है वो अंदर के कटोरा से मतलब अंदर का कटोरा ज्यादा गोरा होता है, इसलिए कहते हैं कटोरे ऊपर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे आगे कि स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इन व्यंजनों को बांटा गया है स्वर तंत्री के आधार पर, जो कंपन होता है उसके आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्ग कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं अघोष वर्ण, अघोष व्यंजन, और दूसरे व्यंजन होते हैं सघोष। सघोष जिन्हें घोष भी बोलते हैं, सघोष। अघोष कौन कौन से होते हैं? देखिए अघोष होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण, और तीनों सा जो होते हैं वो अघोष कहलाते हैं। और सघोष कौन कहलाते हैं? सघोष में देखिए कहलाते हैं तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, यानी कि प्रत्येक वर्ग 5 होते हैं, आपको पता है। का वर्ग यानी कि कचट तप जो होते हैं, कचट तप, ये 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। इनके प्रत्येक वर्ग के तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण ये सघोष होता है। सभी स्वर भी सघोष होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ये भी सघोष होते हैं। और हा भी सघोष वर्ण होता है। तो अघोष वर्ण कम होते हैं, सघोष वर्ण ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है कि आ, धन, र, या, आ, वा, आ, रा, ता, आ का शुद्ध वर्तनी संक्षेपण क्या होगा? यानी कि यदि इन वर्णों को हम जोड़ दें तो इनमें से कौन सा वर्ण बनेगा, ये हमें बताना है। क्या आर्यवर्त बनेगा? नहीं बनेगा। आर्यावर्त बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आ, इसको जोड़ें, फिर रा, और या आधा है। जब या आधा है तो ये रा कहाँ चला जाएगा? ये रा ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद फिर स्वर बड़ा है तो ये हो जाएगा, फिर वाह है और ये आ इसमें जुड़ जाएगा, और रा है, और ये रा अपता और आ ये है, तो रा पूरा है तो ये भी आर्यावर्त, ये भी रा ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आर्यावर्त है ये। आगे का प्रश्न है कि निम्न में से कोई एक युग्म समोच्चारित नहीं है, यानी कि सम उच्चारित, समान उच्चारण उसका नहीं हो रहा है, चयन कीजिए वो कौन सा है। देखिए अपहार उपहार उच्चारण हो रहा है, अभिराम अभिराम उच्चारण हो रहा है, अभिमान अभियान उच्चारण समुच्चारण हो रहा है, समान उच्चारण हो रहा है। केवल सी भी नहीं हो रहा, अंत अंतिम इसका उच्चारण समुच्चारित नहीं है, ये थोड़ा अलग हटके उच्चारण हो रहा है, बाकी ये 3 का हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं आगे की ओर कि निम्न विकल्पों के शब्द युग्म के अर्थभेद में से कौन सा गलत है, ये गलत बताना है। कुछ यहाँ पे शब्द दिए गए हैं उनमें गलत का चयन करना है। अभय उभय, गलत जो हो उसका चयन करना है। अभय उभय, अभय मानो होता है निर्भीक, बिल्कुल सही है। उभय मानो होता है दोनों, बिल्कुल सही है। अभेद अभेद, अभेद माना भेद का अभाव हो, जहाँ पर भेद ना हो उसे अभेद बोलते हैं। वो अभेद जो तोड़ा ना जा सके, जैसे कि अभेद किला जिसको तोड़ा ना जा सके। अर्थी और अर्थी, टिकटी, अर्थी को टिकटी भी बोलते हैं, और एक चाहने वाला भी होता है अर्थी, इस अर्थी को चाहने वाला बोलते हैं और इस अर्थी को टिकटी बोलते हैं। और डी देखें, आयत और आयात। देखिए आयत क्या होता है? आयत तो होता है जो 4 भुजाओं वाली आकृति, तो ये तो गलत है। आयात होता है देश से माल लाना, ये अलग है, यही अलग है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो डी बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से निष्कर्ष शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। निष्कर्ष शब्द का समानार्थी शब्द ढूंढना है, इनमें से कौन सा है? तो ये परिणाम, समझौता, नतीजा, लक्ष्य। नतीजा, निष्कर्ष का समानार्थी है नतीजा, परिणाम, समझौता या लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। राम ने रावण का संहार किया, इस जो रेखांकित शब्द है संहार, इसका समानार्थी शब्द बताना है, इसमें कौन सा है? तो ये है वध।
राम ने रावण का वध किया। संहार का समानार्थी होता है वध, हत्या नहीं होता, विनाश नहीं होता, सत्यानाश नहीं होता। अगला है सप्त सिंधु का समास विग्रह होगा। सप्त सिंधु का समास विग्रह क्या होगा? तो सप्त सिंधु का 7 सिंधुओं का समूह, और ये द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है ये। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कि हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो हस्तलिखित का मतलब होता है हस्त से लिखित, यानी कि हाथ से लिखित। उस से के द्वारा, यानी कि हाथ के द्वारा लिखा, तो से के द्वारा करण तत्पुरुष होता है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष होगा, और उसके अंदर भी करण तत्पुरुष होगा, करण तत्पुरुष। काली मिर्च शब्द का किस समास का उदाहरण है? काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, इसका यदि विग्रह करेंगे तो होगा काली है जो मिर्च। अब जहां पर विशेषण और विशेष की बात हो, विशेष क्या होता है और विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है जिस शब्द से विशेषता बताई जाए उसे हम विशेषण शब्द कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष बोलते हैं। तो इसमें जो काली है ये विशेषण है, ये विशेषण शब्द है काली। और मिर्च क्या है? विशेषता मिर्च की बताई जा रही, तो ये विशेष शब्द कहलाएगा, ये विशेष है। अब काली मिर्च, जहां पर विशेष और विशेषण की बात हो वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होता है। जहां पर किसी की विशेषता बताई जाए वहां पर कर्मधारय समास है। आंख बंद करके लगा देना, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो काली मिर्च में कर्मधारय समास है। षडानन शब्द किस समास का उदाहरण है? षडानन में कौन सा समास है? तो देखिए षडानन, षडानन मतलब वह है जो जिसके 60 आनन है, यानी कि 6 सिर हैं। अब वो है कौन से 6 सिर हैं? वो कहते हैं हम कार्तिकेय को। जब अर्थात बात आ जाए, कहीं तीसरा अर्थ हो, ये दोनों शब्द प्रधान ना हो, कोई अन्य अर्थ की ओर ले जाएं, वहां पर होता है बहुव्रीहि समास। भले ही इसमें प्रथम शब्द संख्यावाची है, लेकिन ये प्रथम पद संख्यावाची देखकर ही द्विगु समास नहीं हो जाएगा, ये होगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अब इसमें यदि द्विगु भी दिया होता तब भी बहुव्रीहि समास ही होता। यदि बहुव्रीहि ना दिया हो ऑप्शन में, तब आप द्विगु समास लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, वह तख्त पर सोता है। वह तख्त पर सोता है कौन सा वाच्य है? ये वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। वह तख्त पर सोता है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य का मतलब होता है कि जिसका कर्ता प्रधान हो, यानी कि कर्ता की प्रधानता हो, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। वह तख्त पर सोता है, कौन सोता है? कर्ता सोता है, यानी कि वह सोता है, वो करता है। वही जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है? राम पढ़ता है। और यदि कहा जाए कि पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो जिसमें कर्म की प्रधानता हो, कौन पढ़ी जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी कि कर्म प्रधान हो, वहां पर कर्मवाचक वाच्य होता है, यानी कि कर्मवाच्य का वाक्य होता है। और जहां पर भाव की प्रधानता होती है कि उससे पुस्तक पढ़ी ही नहीं जाती, पुस्तक उससे चला नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे किताब पढ़ी नहीं जाती, तो जहां पर भाव की प्रधानता होती है वहां पर भाववाच्य होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी विवादित प्रश्न भी है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी, क्योंकि विद्वानों में भी मतभेद है। कुछ लोग इंदुमती को प्रथम कहानी मानते हैं, कुछ लोग रानी केतकी की को प्रथम कहानी मानते हैं। रानी केतकी इंसा अल्लाह खान द्वारा लिखी गई है, इंसा अल्लाह खान द्वारा, और इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। ये किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। इसका प्रकाशन सरस्वती में हुआ था 1900 ईस्वी के लगभग, इंदुमती का। और विद्वानों का मानना है कि यही हिंदी की प्रथम कहानी है, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि रानी केतकी की कहानी प्रथम है। अब कुछ विद्वान इसमें कहानी के तत्व नहीं मानते,
कहते हैं उसमें कहानी के तत्व नहीं है, इसलिए इंदुमती को सभी लोग प्रथम कहानी का दर्जा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न आप लगाएंगे तो वो डी बिल्कुल सही आंसर होगा। रानी केतकी की कहानी हिंदी की प्रथम कहानी है। और यदि मौलिक कहानियों की बात करें, सर्वमान्य कहानी की बात करें, तो वो इंदुमती होगी। ये प्रश्न विवादित रहता है ज़्यादातर। खोज का विषय है ये कि वाकई में इंदुमती है प्रथम कहानी या रानी केतकी की कहानी ये प्रथम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ये लोकोक्ति है एक से बढ़कर दूसरा चालाक। तू डाल डाल मैं पात पात, मतलब एक चालाक उससे ज्यादा दूसरा चालाक। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चार दिशाओं का समाहार का सामासिक शब्द क्या होगा? चार दिशाओं का समाहार द्विगु समास का उदाहरण है, और ये इसका जो सामासिक पद होगा वो क्या होगा? तो वो होगा चतुर्दिक। चतुर्दिक इसका राइट आंसर है। चार दिशाओं का समाहार होगा वो चतुर्दिक होगा। चतुर्युग नहीं होगा, चतुष्कोण नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? कौन से में कर्मधारय समास नहीं है ये बताना। चंद्रमुख, मृगनयन, दोपहर, नीलगाय, इनमें किस में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास की हमने बात बताई थी कि जहां पर विशेषण और विशेष की बात हो, यानी कि किसी की विशेषता बताई जाए, वहां पर कर्मधारय समास होता है। चंद्रमा के समान मुख, मुख की विशेषता है कि वो चंद्रमा के समान है, तो ये तो कर्मधारय समास हो गया। मृग नयन, नयन मृग के समान, यानी कि नयनों की विशेषता है कि वो मृग के समान है, इसलिए कर्मधारय हो गया। नील गाय, गाय कैसी है? नीली है, यानी कि गाय की विशेषता है कि वो नीली है, कर्मधारय समास हो गया। केवल दोपहर समास बचता है जो कि द्विगु समास का उदाहरण है, और यही अलग है। दोपहर ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कौन सा शब्द है वो? तो अलमस्त में ये उपसर्ग का प्रयोग, अल का प्रयोग हुआ है। आलम में नहीं हुआ, अलकनंदा में नहीं हुआ, अलका में नहीं हुआ, केवल अलमस्त में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय वो शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो अगला प्रश्न यही इसी प्रत्यय से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? कौन से में प्रत्यय लगा हुआ है? क्या नगर में लगा हुआ है, सागर में, बाजीगर में, अगर में? तो देखें तो इसमें बाजीगर में प्रत्यय लगा हुआ है, गर प्रत्यय लगा हुआ है। बाकी गर गर सब में है, लेकिन इनमें प्रत्यय नहीं है ये गर, क्योंकि अगदी इसका हम प्रत्यय निकाल दें तो ना का कोई अर्थ नहीं है, सा का कोई अर्थ नहीं है, आ का कोई अर्थ नहीं, जबकि बाजीगर को हम तोड़ सकते हैं। बाजीगर दोनों के इसका अर्थ अलग है। बाजी, बाजी लगाना, और गर लगा दिया तो बाजीगर, बाजीगर हो गया, अर्थ बदल गया उसका। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। अनेकार्थी शब्द को पहचानना है कि कौन सा है। तो आंख, अली, अक्षी, अक्ष, अंग, अवयव, अंश, शरीर, कान, श्रुति, कर्ण, कक्षा, नाक, स्वर्ग, नाग, केसर, इज्जत। देखें इसमें अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित करना, मतलब सभी शब्द अनेकार्थी हैं, यानी कि एक दूसरे से अर्थ के रिलेटेड हैं, यानी कि एक दूसरे का अर्थ हैं। तो इसमें यदि हम वी वाले ऑप्शन पर गौर करें तो अंग, अवयव, अंश और शरीर, ये चारों शब्द एक दूसरे के समानार्थी हैं, इसलिए बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द अंक। अंक एक शब्द है, उसके विकल्पों में से कोई एक विकल्प गलत है, उसका चयन कीजिए। यानी कि अंक के 3 अर्थ इसमें दिए गए हैं, एक नहीं दिया गया है, तो वो कौन सा है? देखिए अंक को हम गोद भी कहते हैं, अंक को हृदय भी कहा जाता है, अंक को अध्याय भी कहा जाता है, ब्रह्मा अंक को नहीं कहा जाता है, इसलिए डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वादी और वादी युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। एक वादी है, एक वादी है, वादी और वादी, इनके दोनों के अर्थों को पहचानना है कि कौन सा है। देखिए इस वादी को देखें तो ये गरिष्ठ भोजन और ये वक्त, ये गलत है, ये सही मेल नहीं खा रहा।
फिर दूसरे वादी को यदि देखें, दूसरे ऑप्शन को, वक्ता, तो वादी जो होता है वो वक्ता होता है, बिल्कुल सही है। और ये वादी जो होता है ये गरिष्ठ भोजन होता है। ये वादी होता है वादी प्रतिवादी, जो वक्ता होता है उसको हम वक्ता बोलते हैं, जो वादी होता है। और ये वादी होता है गरिष्ठ भोजन, जो खा लेता है ना, वादी हो जाती है, बदहजमी हो जाती है, वो गरिष्ठ भोजन से हो जाती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है कि अंतर अनंतर शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अंतर और अनंतर ये दो शब्द हैं, इनके सही युग्म अर्थभेद का चयन करना है कि कौन सा है। तो देखिए, अंतर माने होता है भिन्नता और अनंतर माने होता है बाद में। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है।